Hello everyone, let's start our revision classes from the new year. So first of all, we are preparing revision sheets for each and every chapter, starting with the chapter Goodwill. So what is Goodwill? Goodwill is an intangible asset that attracts the customers. Okay, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपने प्रॉफिट इंक्रीज करने में मदद करे, कोई भी ऐसा रीज़न that is called the goodwill. Okay, so first of all, it is an intangible asset. Second, it has सब्जेक्टिव असेसमेंट. व्हाट डज इट मीन? सब्जेक्टिव असेसमेंट मीन्स कि आपकी गुडविल की जो वैल्यूएशन है हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग करेगा. ठीक है, जैसे आपके हाथ में सपोज करो भी एक पेन है, तो उस पेन की कीमत आपको पता है, दैट इज़ 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, वॉट एवर वर्थ इट इज़. ओके, बट वॉट अबाउट गुडविल? तो गुडविल की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ठीक है, उसकी वैल्यू हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग जज करेगा. ठीक, देन नेक्स्ट इज it is not a fictitious asset. fictitious asset क्या है? any kind of expenses. ठीक है, जो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कुछ भी खर्चा, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलोगे? उसको फिक्टिशियस एसेट बोलोगे. बट गुडविल क्या है? वो तो आपको प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर रही है. फिक्टिशियस एसेट्स आपको प्रॉफिट अर्न करने में मदद नहीं करेंगे. ठीक है, सो दीज आर द 3 फीचर्स ऑफ गुडविल. नाउ टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग, तो जब आप बात कर रहे हो गुडविल की वैल्यूएशन की, ठीक है, तो ये डिपेंड करती है आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स पर. नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो अगर बिजनेस में कुछ भी एबनॉर्मल हो गया, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, तो वो एबनॉर्मल को एक्सक्लूड करना ज़रूरी है. ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जैसे कोई कहीं से क्लेम मुझे रिसीव हो गया, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, किसी भी तरह का कोई नुकसान हो गया, हो सकता है किसी वर्कर ने मेरे पे क्लेम कर दिया हो, सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मुझे पे करना पड़ गया होगा ना, तो वो क्या, वो एबनॉर्मल लॉस है. ठीक है, तो वह एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट को बहुत डिक्रीज कर रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स उनको इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो उनको एक्सक्लूड करने के लिए हमारे पास क्या है? वी हैव सम एडजस्टमेंट्स. ठीक है, क्लियर? तो वो एडजस्टमेंट्स के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो एबनॉर्मल से नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड. ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है, कोई भी आपने उसको लिख के अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, तो अब क्या करोगे? एबनॉर्मल लॉस को आप ऐड कर दोगे. ठीक है, इन केस देयर इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, हो सकता है मैंने किसी पे क्लेम किया हो ना, मेरे को क्लेम रिसीव हो, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करोगे? उसको आप लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे. ठीक है, कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस रह गया है ना, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, कोई भी ऐसा, कोई सैलरीज है, कुछ भी ऐसा खर्चा है, मे बी मैनेजमेंट कॉस्ट है, तो ये भी क्या है? ये आपके नॉर्मल खर्चे हैं. सो इंश्योरेंस प्रीमियम, मैनेजमेंट कॉस्ट स्किप्ड. ओके, तो क्या करोगे? ये खर्चे हैं तो मैं इसको लेस करूंगी, माइनस कर दूंगी. ठीक है, क्लियर? देन इसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अब बेटा जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, दैट मीन्स योर प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड है. ठीक है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक याद करो उसको हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं ना, तो क्रेडिट साइड ओवर वैल्यूड होगी, प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड हो गया, उसको भी क्या करोगे? माइनस करोगे. ठीक है, ये रिवीजन शीट है, सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ. इन केस देयर इज अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अब स्टॉक की कीमत मैंने कम लगाई है. ठीक है, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड अंडर वैल्यूड होगी. क्रेडिट साइड क्या होती है? प्रॉफिट साइड होती है. तो जितनी क्रेडिट साइड मेरी अंडर वैल्यूड है, दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट भी अंडर वैल्यूड है, तो मैं उसको क्या करूँगी? उसको प्लस कर दूँगी. ठीक है, पहले मेन ये देख लो 4-5. एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है. इंश्योरेंस प्रीमियम, मैनेजमेंट कॉस्ट, ऐसा कोई भी, अगर कोई भी मेरा नॉर्मल एक्सपेंस इज येट रिमेनिंग, कुछ भी नॉर्मल खर्चा भी मेरा पेंडिंग है, मैंने पे नहीं किया, तो उसको मुझे माइनस करना होगा. ठीक है, अब कोई भी नॉर्मल इनकम भी हो सकती है, नॉर्मल इनकम जैसे कमीशन रिसीव हुआ तो उसको प्लस भी करना पड़ेगा.
ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए क्या याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक की साइड कौन सी है, इट इज़ अ क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ओवर वैल्यूएशन मतलब क्रेडिट साइड का ओवर वैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट का ओवर वैल्यूएशन, तो उसको माइनस करोगे। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन मीन्स क्रेडिट साइड का अंडर वैल्यूएशन मीन्स प्रॉफिट का अंडर वैल्यूएशन, तो उसको आप प्लस करोगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद और एक जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है वो कौन सा है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। ठीक है, रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स क्या था, उल्टा कर दो इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है कि पता हो मुझे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है ना। जब तक मुझे ये क्लैरिटी नहीं है तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कोई प्लॉट परचेज किया, कोई बिल्डिंग परचेज की, दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से है, रोज़ के, आर से रेवेन्यू, आर से रोज़, रूटीन के खर्चे मेरे। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल परचेज्ड, अब व्हीकल परचेज क्या है, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर मैंने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, मान लो मैंने इसको जनरल एक्सपेंस में डाल दिया, तो मैंने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। अब इससे समझ आ रहा होगा कि अगर मैंने अपने व्हीकल को खर्चा मान लिया मीन्स मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, है ना। अगर मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं प्रॉफिट को इंक्रीज कर लेती हूँ, प्लस कर लूँगी। ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको डेप्रिसिएशन गिवन है इस व्हीकल की तो क्या करना है, मैं उसकी कॉस्ट को ऐड करूँगी बट उसके डेप्रिसिएशन को मैं माइनस कर दूंगी बिकॉज दैट इज माई एसेट। एसेट है तो डेप्रिसिएट तो होगी ही होगी, है ना। यहाँ पर उल्टा हो गया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो मैंने क्या कराया, मैंने व्हीकल की रिपेयर करवाई थी, और मैंने तो रिपेयर करवाई थी, मैंने तो गलती से एसेट को ही, अपने व्हीकल को ही डेबिट कर दिया। ठीक है, रिपेयर अकाउंट को व्हीकल अकाउंट में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, रूटीन एक्सपेंडिचर था, इसको मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया। हो गई गलती मुझसे तो, है ना। तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है बेटा, गलती से व्हीकल डेबिट हुआ है, व्हीकल तो आया ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन भी गलत होगी, कर दो रिवर्स। क्या करना है अभी, ऐड डेप्रिसिएशन लेस व्हाट द एक्सपेंडिचर इज। इसको अब ध्यान से देखना, समझना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स है जो आपको याद करनी है, ध्यान से याद ही समझनी है, और एक बार ये एडजस्टमेंट समझ आ गई आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, चलो अभी आ जाओ आप फॉर्मूलाज पर। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। होपफुली सबको एवरेज निकालना आता है ना। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड कौन सा है बेटा जी, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे कैसे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब एक चीज़ फिर से बोल दूं, ये प्रॉफिट्स कौन से हैं, दीज प्रॉफिट्स आर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो कुछ भी एबनॉर्मल है, कुछ नॉर्मल रह गया, ये सब मुझे एडजस्ट करने के बाद जो मिलेगा दैट विल बी माय नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो उनका टोटल करना है 5 साल, 4 साल, 3 साल, जितना बोला है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे इजीली। अब गुडविल कैसे निकालते हैं हम, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको गुडविल शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखनी, ओके। मुझे पता है आपके पास नेट की हमेशा ही कमी होती है, सो दैट्स वाई मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज आंसर ऑफ योर गुडविल। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, दिस इज कि मैंने गुडविल आज किसी से परचेज की, मैंने किसी का ऑन गोइंग बिजनेस परचेज कर लिया तो साथ में मैंने गुडविल भी परचेज कर ली है ना। तो वो गुडविल जो मैंने परचेज की वो कितने साल चलेगी, अगर मैं कुछ भी नया, कुछ भी हार्डवर्क ना करूं तो उस बंदे की हुई मेहनत मुझे आगे कितने साल बेनिफिट दे रही है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, देखो फर्स्ट मेथड तो हो भी गया, सो इजी यू नो। चलो आ जाओ अब सेकंड पर,
What is the second method? This is the weighted method, weighted average profit method. वेटेड वेट्स कब देते हैं? वेट्स हम देते हैं बेटा जब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स क्या होते हैं? हर साल मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, हर साल मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, ट्रेंडिंग। ठीक है, एक बिजनेस के प्रॉफिट्स किस ट्रेंड में चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको वेट्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेटेड मेथड। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं? वेट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट एक आधी होगी आप कर लोगे, नो इश्यूज एट ऑल, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। बच्चे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं। बी वेरी 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 केयरफुल। कोई भी मेथड आप कर रहे हो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले आप एडजस्टमेंट्स करोगे। ठीक है, कुछ भी ये 5-7 ही तो है, ये तो चुटकियों में याद हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स है, पहले इनको करो ध्यान से। ठीक है, दिमाग से समझो। ओके, इस मेथड में भी पहले एडजस्टमेंट्स करोगे, फिर एवरेज निकालोगे, फिर गुडविल निकालोगे। अगेन इन दिस सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स पर आ जाओ। ठीक है, तो इसके बाद भी क्या करना है? मेरे पास प्रॉफिट्स आ जाएंगे, यू आर गिवन द प्रॉफिट्स 2020, 21, 22 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके प्रॉफिट्स गिवन होंगे आपको, यहाँ पर वेट्स गिवन होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट्स। ठीक, प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स। क्लियर? प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते जाना है। पहली मिस्टेक बता दी कि पहले एडजस्टमेंट्स करो, फर्स्ट डू द एडजस्टमेंट्स। इस बात को आप भूलना नहीं है आपने। ठीक है, तो पहले आप एडजस्टमेंट्स करो, प्रॉफिट्स निकालो, मल्टीप्लाई करो वेट्स के साथ। इसके बाद नेक्स्ट जो गलती करते हो, अब जो आपको ये वेटेड प्रॉफिट आ गया इसको टोटल वेट्स के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, सो टोटल वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैं साथ में गलती बताते जा रही हूँ, अब ये आपकी सिरदर्दी है कि आपको इसको याद रखना है। ठीक है, क्या भूलोगे इसमें? इसमें आप भूलोगे ये बात कि डिवाइड किससे करना है? टोटल वेट से करना है। 3 साल, 3 से नहीं करना, टोटल वेट से करना है। ठीक है, नाउ दिस इज योर गुडविल। ओके, नाउ दिस इज द सेकेंड मेथड। हो गया इजीली। इन सबको करने के बाद कोई भी न्यूमेरिकल शुरू करना, आई होप कि वो इजीली हो जाना चाहिए, बशर्ते कि इसको अच्छे से कर लिया आपने। आ जाओ नेक्स्ट मेथड पर। थर्ड मेथड कौन सा है? थर्ड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। वेट अ मिनट। हाँ जी बेटा, थर्ड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बेटा बात करोगे सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट से जब मेरे प्रॉफिट बाकी सबसे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, मेरी बिजनेस की लोकेशन अच्छी है, मेरी डीलिंग मेरे कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छी है, मेरी एम्प्लॉयज़ के साथ मेरी डीलिंग बहुत अच्छी है, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मेरा बिजनेस बहुत पुराना है ना, और मैं अपने मतलब जो उनको चाहिए होता है वो मैं टाइम पर अवेलेबल करवा देती हूँ। तो वॉट एवर द रीज़न इज़, मेरे प्रॉफिट्स बाकी सबसे कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट्स है वो क्या है? वो सुपर प्रॉफिट्स है। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट्स को कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट्स आर इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब एक बात आपको याद रखनी है कि सुपर प्रॉफिट कब होंगे? जब एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। नॉर्मल क्या होते हैं? नॉर्मल जो आपको एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मुझे एक्सपेक्टेड है कि मैंने बिजनेस के लिए जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया एटलीस्ट मुझे 10% रिटर्न मिलेगा अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कंडीशंस। देन व्हाट इज दैट? दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज आपको आता है ना। फर्स्ट मेथड हमने कर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड को बेटा नेट एसेट्स भी बोलते हैं। ओके, ब्रैकेट में लिख दूँ आपको याद रहेगा। एक मिनट। कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो कॉल्ड नेट एसेट्स। एक वर्ड होता है नेट फिक्स एसेट्स, याद रखना। नेट फिक्स एसेट्स एंड नेट एसेट्स बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो रेट आपको गिवन होगा 10%, 15%, वॉट एवर द रेट इज, दैट इज ऑलरेडी गिवन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितना पैसा मेरा इन्वेस्टेड है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला जो आपको मिलेगा,
99% जो एग्जाम में यूज होगा। एसेट माइनस लायबिलिटीज और पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अभी ये बात देखो, नॉर्मल एक सोचने छोटी सी बात है कि जितने भी मेरे रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो किसी भी प्रॉफिट से इंक्रीज होंगे, किसी भी लॉस से वो डिक्रीज होंगे। मान लो आपको रिजर्व गिवन है, साथ में आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, दैट इज लॉस। तो वो लॉस क्या करेगा, आपको रिजर्व को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस रिजर्व, these two are the simple formulas to calculate the capital employed। बट एक बात को ध्यान में रखना है, इन केस आपको कुछ भी, क्या क्या, एक तो गुडविल गिवन हो, इन तीनों में से कुछ भी, ठीक है, गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन हो, या आपको कोई भी फिक्टिशियस एसेट गिवन हो। फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा जो अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुआ, आपके एसेट साइड पर कोई भी ऐसा खर्चा शो हो रहा है जो अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुआ, दैट इज अ फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, दैट इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर ये तीन चीज़ें, तीन टर्म्स आपको अवेलेबल हैं, तो ये तीनों, इनमें से चाहिए मेथड अडॉप्ट करो या ये वाला करो, इन तीनों को पहले आप एक्सक्लूड करोगे। ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वैल्यूड गुडविल। गुडविल को वैल्यूएशन कर रहे हो आप, कितनी है, व्हाट इज दिस, दिस इज एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी होती है, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो हो रही है, दैट इज योर एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, तो इन तीनों को एक्सक्लूड करना जरूरी है बिफोर कैलकुलेटिंग योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया ऐसे, देन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए, नॉर्मल को एवरेज में से माइनस कर दो, सुपर प्रॉफिट आ गई, है ना। नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ गुडविल, नाउ गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पक्का आना ही आना है ना। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि पास होना भी यार बड़ा ही मुश्किल है, तो उनके लिए चैप्टर 1 वरदान है। मतलब बूंद बूंद से सागर भरेगा, है ना, 3 करके 27 होंगे। सो इट इज़ मच बेटर फॉर यू कि इस चैप्टर को कर लो अच्छे से, बहुत ईजी क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है, ये हो गए बेटा 3 मैथड्स। अब आ जाओ 4th, दैट इज कॉल्ड अब कैपिटलाइजेशन मैथड। अब इस कैपिटलाइजेशन मेथड के आगे 2 मेथड हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत इजी है, सुपर प्रॉफिट निकालना तो आपने सीख भी लिया, कितनी इंटेलिजेंट हो आप, सीधा डायरेक्ट गुडविल निकालोगे। कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, क्लियर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मैं अपने सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करूं। मैं अपने सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करने का मतलब, मैं अपने सुपर प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग देख रही हूँ कि मेरे मार्केट में मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी ज़्यादा है ना। तो क्या है, वो गुडविल है। आपकी किसी ना किसी रीज़न की वजह से तो आपको सुपर प्रॉफिट हो रहे हैं, तो वो आपको गुडविल कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कभी यूज़ नहीं होंगी दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड्स में। ठीक है, अब 5th मेथड कौन सा है, 5th मेथड आपका लास्ट मेथड है, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। अब ये तो बेटा आप एवरेज प्रॉफिट्स की बात कर रहे हो, या तो ऑलरेडी आप ज़्यादा प्रॉफिट्स की बात कर रहे थे। अब जब बात करोगे एवरेज प्रॉफिट्स की, इन दैट केस जब आप सेम फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज इंटू 100 अपॉन आर, तो ये गुडविल नहीं कैलकुलेट होगी, ये क्या कैलकुलेट होगी, दिस इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ माय बिजनेस। ठीक है, तो मेरा बिजनेस मार्केट में उसकी वैल्यूएशन कितनी है, अगर मैं अपना बिजनेस बेचना चाहूँ तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आई। तो इसके बाद गुडविल कैसे निकालोगे बच्चे, सिंपल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
कैपिटलाइज वैल्यू मार्केट वैल्यू है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना पैसा लगाया। अगर मार्केट में मेरा बिजनेस सपोज 70 लाख का सेल हो रहा है, बट मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, दैट इज इक्वल टू ₹40 लाख। तो मतलब क्या हुआ, मुझे 30 लाख जो ज़्यादा मिल रहा है वो किस चीज़ का, दैट इज फॉर द गुडविल। ठीक है, सो देखो कितना इजी चैप्टर है। मुझे लगता है कितना टाइम हुआ, 20 मिनट्स, जस्ट 20 मिनट्स, है ना। सो इस रिवीजन शीट को अगर आप चाहो तो पिक क्लिक करके रख सकते हो। ठीक है, इसमें सारे फॉर्मूले आपके आगे गुडविल के। होप सो इसको अच्छे से पढ़ लो, फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लो, और उसके बाद आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। और कोई भी डाउट हुआ आप मुझे सेंड भी करोगे। ओके, गुड बाय। स्टडी स्टार्ट कर लो अभी से।